हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं अपने मैथ का द्विघात समीकरण, जो कि हर एक एग्जाम्स में, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल्स हो, हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आते हैं। आज बहुत बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को करेंगे। ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज इस क्लास में आप जरूर नया सीखेंगे। यदि मेरी क्लास में आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि हर एक क्लास के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि आप एक नोट लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आप नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, ताकि बाद में आपको ये वीडियो बार बार ना देखना पड़े। ठीक है, एक बार आप देखकर चुपचाप नोट से आप पढ़ाई करिए। इसके बाद कोई भी नया क्लास, हमारी नई क्लास होती है नए चैप्टर्स में, उसको आप कर लीजिएगा। बाकी इस चैप्टर्स में आप दोबारा क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण से पहले मैं आपको बता दूं कि चर और अचर संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, चर संख्याएं आप पढ़े होंगे, चर संख्याएं क्या होती हैं, और एक आती अचर संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, चर संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनके मान बार बार परिवर्तनशील होते हैं, उनको हम चर संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स वाई और जेड, ये एक ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके मान बार बार परिवर्तित होते हैं, उनको चर संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अचर संख्याएं क्या होती हैं, जिनके मान कभी नहीं परिवर्तित होते, या कहें जिनके मान फिक्स होते हैं, उनको हम अचर संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं कहूँ ए बी सी 1 2 3, ये कुछ हमारी अचर संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए, मैं परिवर्तन मान अपरिवर्तन मान कैसे होता है। देखिए, जैसे मैं अगर कहूँ कि मान लीजिए ये एक्स और वाई अच्छा है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे तभी हमको ये चर और अचर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। ये होता है एक्स अच, ये होता है एक्स माइनस अच, ये होता है वाई अच, ये होता है वाई माइनस अच। ये आप अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं, मैं इसी क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब करवाऊंगा तब आप उसमें इसको बहुत बेहतरीन तरीके से, ये चतुर्थांश बनता कैसे है, ये सब कुछ ए टू जेड तभी हम उस क्लास में देखेंगे। अभी सिर्फ हम चर और अचर के बारे में इसमें बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कोई पॉइंट दे दूं 2 और 3। ठीक है, तो ये जो 2 होता है ये एक्स अक्ष होता है, इसी को कहते हैं भुज। और ये जो दूसरा मान होता है ये होता है वाई, ये होता है एक्स और ये होता है वाई, तो इसको कहते हैं कोटि। ठीक है, कोटि, ये वाई का मान होता है। अब मैं यहाँ पे एक्स और वाई के मान दोनों 2 और 3 है, एक्स और वाई के मान मैं यहाँ करके यहाँ पे कर दूं तो इसके मान कुछ 1 और 2 मान लीजिए हो गए। अब इसमें भुज और कोटि एक्स और वाई के मान क्या हो गए, 2, 1 और 2। तो ये कहें कि एक्स और वाई, मान लीजिए यहाँ पे है एक्स और वाई पॉइंट, तो अलग मान होगा, यहाँ पे है तो अलग होगा, यहाँ पे आ गए कोई एक्स वाई के मान अलग होंगे, यहाँ के मान कोई अलग होंगे, यहाँ के मान कुछ अलग होंगे। इसीलिए हम कह देते हैं कि चर संख्याएं जो होती हैं एक्स वाई जेड, जो हमारी एक्स वाई संख्याएं होती हैं वो हमारी परिवर्तनशील होती हैं, लेकिन जो अचर संख्याएं होती हैं वो परिवर्तनशील नहीं होती। अब अचर संख्या की बात करें तो मान लीजिए ये 2 3 यहाँ पे है, तो 2 3 क्या और जगह हो सकता है क्या, 2 3 और जगह तो नहीं हो सकता। आप कहोगे नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 3 है, अगर मैं यहाँ पे 2 3 लिख दूं तो क्या 2 3 यहाँ भी है 2 3 यहाँ भी है? नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि 2 3 सिर्फ एक ही जगह होगा, सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा तो अलग उसका मान हो जाएगा, यहाँ पे मान अलग हो जाएगा। लेकिन 2 अगर एक जगह है तो सिर्फ वहीं पे 2 रहेगा, 3 है तो वहीं पे 3 रहेगा। जैसे मैं कह दूं एक लाइन पे अगर मैं मेंशन इसको करूं, जैसे मान लीजिए 0 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 10 है, तो इस प्रकार से मैं मेंशन कर दूं तो क्या 3 को आप उठा के यहाँ पे ले आओगे क्या? ये परिवर्तन है क्या? 3 नहीं है परिवर्तन। 3 का मान 3 ही होता है, जो जिसका मान अगर 3 जहाँ पे है वो वहीं पे मेंशन करेगा, दूसरी जगह उसका प्रारूप नहीं हो सकता। मेरी बात समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि चर संख्याएं हमेशा परिवर्तनशील होती हैं, इनका मान बार बार बदलता है, और अचर संख्याएं का मान बिल्कुल फिक्स होता है, वो जो संख्याएं हैं वही रहेगी, अनलिमिटेड वही रहेगी, कभी बदलने वाली नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी चर और अचर संख्याओं की डिफिनीशन। ठीक है, आशा है बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब आते हैं, अब बात करते हैं द्विघात समीकरण में एक शब्द आता है समीकरण। अब समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए इक्वेशन जब हम करते हैं तो मान लीजिए मैं अगर, अभी मैं बताया कि चर होती है एक्स और एक्स वाई, और अचर जो होती हैं ये चर हो गई, और जो अचर होती हैं वो होती हैं ए बी सी। ये आप
हमेशा ध्यान रखेंगे द्विघात समीकरण में इन्हीं दोनों का यूज पूरे द्विघात समीकरण में होने वाला है। ठीक है, जब हम समीकरण की बात करते हैं तो जो दोनों चर और अचर संख्याओं से मिलकर बनता है उसको समीकरण कहते हैं। या कह दूं, जैसे मान लो मैं कह दूं कि क्या केवल चर संख्याओं से समीकरण बन सकता है, तो आप कहोगे नहीं बन सकता। ठीक है, क्या अचर संख्याओं से केवल समीकरण बन सकता है, तो आप कहोगे नहीं बन सकता। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे मैं कह दूं 5 + 3, क्या ये समीकरण है, तो आप कहोगे नहीं है। ठीक है, मैं कह दूं 1 और 2, ये क्या समीकरण है, तो आप कहोगे नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कह दूं कि x + y, क्या ये समीकरण है, तो आप कहोगे नहीं है। देखिए, समीकरण क्या होता है, जब समीकरण में कोई वैल्यू इंक्लूड, दो वैल्यू, ऐसी वैल्यू इंक्लूड होगी जब चर और अचर दोनों का सम्मिलित मेल होगा, तभी हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। जैसे मैं अगर मैं आगे बात करूं तो कह दूं कि 4x² प्लस 5, एक नॉर्मल समीकरण लेते हैं, 4x + 5 = 0, क्या ये समीकरण है, तो आप कहोगे जी हाँ, समीकरण बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें चर भी संख्याएं शामिल हो गई, अचर भी संख्याएं शामिल हो गई, तो इसको कहेंगे हम ये समीकरण है। ठीक है, इसी को हम सॉल्व जब करते हैं तो 4x = -5 या x बराबर कहें -5/4, तो देखिए हमको क्या रिजल्ट निकलता है। जब हमारी चर और अचर संख्या मिलती हैं तो उसको हम समीकरण बोलते हैं, लेकिन अगर हमारा एक अचर संख्याएं होती हैं तो मान केवल एक होता है। अगर हम दो की बात करें, जैसे मान लीजिए x² - 2x, x² + 6x + 5x + 6 = 0, ये क्या समीकरण है, तो आप कहोगे जी हाँ है। लेकिन क्या क्यों है समीकरण, कहोगे कि इसमें चर भी संख्याएं हैं और अचर भी संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, x² + 3x + 2x + 6 = 0, या कहें x + 3x - 3x + 2 = 0, तो x = -3, x = -2। तो आप कहोगे दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x = -3, x = -2। तो जब हमारे, आप देख रहे होंगे, जब समीकरण से हम एक चर संख्या होती है तो मान 1 निकलता है। जब चर संख्या की पावर 2 होती है, या कहें दो चर संख्याएं होती हैं, 2 का मतलब 2 की घात होती है, तो मान हमेशा 2 निकलते हैं। अगर यहाँ पे 3 मैं कर देता तो 3 मान निकलते, 3 इसकी वैल्यू निकलते। इसी को बोलते हैं सामूहिक रूप। जो भी हमारे इसके मान निकलते हैं उसी को बोलते हैं मूल। जो भी इसकी वैल्यू निकलेगी उसको बोलेंगे फैक्टर या कहेंगे मूल। ठीक है, ये होती है हमारी बेसिक जानकारी, जो कि आपको, मुझे आशा है, समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, अब कुछ द्विघात समीकरण में बात करते हैं। अब द्विघात समीकरण होता क्या है, अब यहीं से आपको समझ में आएगा। अब हम समीकरण समझ लिए, अब आगे चल के हम द्विघात समीकरण जब जानेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए, जब द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो अब द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण, अभी मैं बताया कि ये, जैसे मान लो मैं एक समीकरण लिख दूं, 1x + 5 = 0, तो ये कौन सा समीकरण होता है, जहां पे चर की घात 1 हो। चर की पावर, अभी मैं क्या बताया, चर संख्या क्या होती हैं, जिनके मान परिवर्तन होते हैं। x y z में ये सभी चर संख्या होती हैं। अचर संख्या, जिनके मान अपरिवर्तित होते हैं, अचर संख्याएं होती हैं। जिन चर संख्याओं की घात 1 हो उसको समीकरण या एकल समीकरण कहते हैं। क्या? एकल समीकरण। मेरे साथ आप लिखते जाइए जैसे मैं लिखवा रहा हूं। यदि चर की घात 2 हो तो उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। यदि चर की घात 3 हो तो उसको कहते हैं त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण, ये हमारे समीकरण होते हैं जो कि हमारे कोर्स में एकल समीकरण
और द्विघात समीकरण और एकल समीकरण ही हमारे कोर्स में है, अभी त्रिघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हम 2 ही घात समीकरण तक पढ़ेंगे। त्रिघात समीकरण की जैसे हमारी बात आएगी या कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम त्रिघात भी पढ़ा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तो कि द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, हम किस प्रकार इसको डिफाइन करते हैं। तो यहां पे डालिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, द्विघात समीकरण जिसकी घात 2 होती है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। और समीकरण क्या होता है, जिसमें चर और अचर संख्या दोनों शामिल होती हैं उसको समीकरण कहा जाता है। तो आप मेरे साथ लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c को हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए इसमें चर भी संख्या शामिल है, अचर भी संख्या शामिल है, और सभी का दिख नहीं रहा है, दिख रहा है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें सभी संख्याएं शामिल है, सभी रूप शामिल हैं, इसी को हम समीकरण कहते हैं। जब अभी देखिए ये समीकरण नहीं है, जब इसका हम बराबर 0 कर देते हैं तो इसी को हम समीकरण कहते हैं, ये हमारा समीकरण होता है। ठीक है, जहां पे अब लिखिएगा, जहां a b c इसको बोलेंगे अचर संख्याएं, अचर संख्या या कहें अचर संख्या या कहें स्थिर संख्या या स्थिर संख्याएं। देखिए ये स्थिर होती हैं, मैं भी बताया कि ए बी सी के मान कभी नहीं बदल सकते, लेकिन एक्स और एक्स वाई के मान हमेशा बदल सकते हैं, इसीलिए हमको ए बी सी अचर संख्याएं होती हैं और इसको हम अचर संख्याएं कहते हैं। या कहें ए बराबर वो ए डज नॉट इक्वल 0 बराबर डज नॉट इक्वल बी 0 डज नॉट इक्वल सी 0। ये 0 के बराबर ए बी सी 0 के बराबर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमेशा एक कोई ना कोई वैल्यू के साथ आएंगे तभी हमारा द्विघात समीकरण बनता है। ठीक है, अब कुछ इसमें नोट्स होते हैं। नोट मेरे साथ आप लिखिए, द्विघात समीकरण के नोट क्या होते हैं। देखिए द्विघात समीकरण जब भी होता है तो द्विघात समीकरण का x² का द्विघात समीकरण में, इसमें देखिएगा मेरी तरफ देखना, जैसे मैं लिख दूं 5x² प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0, ये हमारा कौन सा समीकरण है, तो आप कहेंगे मेरे साथ द्विघात समीकरण। लेकिन मैं अगर द्विघात समीकरण में 5 को 0 कर दूं, 5 को अगर मान लीजिए 5 हाई नहीं, 5 को मैं 0 कर दूं, 5 बराबर 0 है, तो क्या x² पूरे 0 हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या ये हमारा फिर द्विघात समीकरण बना, बताइए। या ये कहें x बराबर 0 में अगर कर दूं, x बराबर 0 कर दूं, तो क्या हमारे द्विघात समीकरण है? तो आप कहोगे नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखना है कि फर्स्ट पॉइंट हमको यही लिखना है कि x² का गुणांक, देखिए ये क्या है, गुणांक है, जो 5 है गुणांक होता है, मतलब कहने का कि x² का गुणांक कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट है नोट का। दूसरा पॉइंट है, मेरे साथ लिखते जाइएगा, दूसरा पॉइंट है, अभी मैं बताया कि जैसे मान लीजिए ये 5x प्लस 6, या कहें अभी मैं जब बताया था कि x² प्लस 6x प्लस 5, तो सर क्या हो रहा है, 5x प्लस 6 बराबर 0, तो इसमें हमारे क्या मान मिले थे, x प्लस 3 x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। तो मान क्या मिले थे, x बराबर -3 x बराबर -2। तो जो हमारे -3 -2 मिले, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, x के जो मान होते हैं, x के जो मान का मतलब वैल्यू होता है, मान प्राप्त होते हैं उन्हें मूल कहते हैं, जिन्हें अल्फा कॉमा बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें प्रदर्शित करते हैं,
अब देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी तक दो, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये हमारे अभी एक्स स्क्वायर एक्स की घात 2 है, तो दो मान निकल रहे थे, कौन, अल्फा और बीटा, जिसको हम -3 -2 निकाले थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो अब 3 की घात यहाँ पे लग गई, तो इसमें कितने मान होंगे, तो आप कहोगे 3 मूल निकलेंगे, 3 मान होंगे, उसको कहेंगे अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 मान हो जाते हैं। तो अभी तक हमारे कोर्स में केवल 2 मान हैं, 3 मान, फिर 4 में भी मान आते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, तो ये 4 भी मान होते हैं। तो आप 2 तक ही अभी तक सीमित रहिए, जब 3 आएंगे, 4 आएंगे, कोई भी अगर अपडेट आती है या कोई आवश्यकता पड़ती है, मैं उसको लेकर जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको 2 घात समीकरण तक पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है, तीसरा पॉइंट आता है द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में केवल 2 मान होते हैं, 2 मान होते हैं, ठीक है। ये यहां तक पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें कुछ और आगे कॉन्सेप्ट करवाता हूं, ठीक है, लिख लिए। चलिए अब देखिए, अब यहां तक हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट अब हम आगे कुछ देखते हैं, ठीक है। देखिए अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, द्विघात समीकरण में 2 मूल पढ़े, कौन से 2 मूल हमने पढ़े, क्या पढ़े, 2 मूल पढ़े, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। देखिए अब आगे कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब अल्फा और बीटा होते हैं तो आगे हमको अब एक आवश्यकता पड़ेगी कि अल्फा और बीटा का आखिर मूल निकलते कैसे हैं, हम इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देखिए 2 इसमें कॉन्सेप्ट और होते हैं, यदि अल्फा और बीटा का योग अगर निकालना हो, अल्फा और बीटा का योग निकालना हो, तो दोनों का जब योग निकलता है तो इसी समय कुछ इस प्रकार का समीकरण देगा, तो क्या करते हैं, -b/a होता है, इसकी वैल्यू -b/a होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो c/a होता है, ठीक है। ये हमारे 2 अल्फा और बीटा के वैल्यू हो गई, ठीक है। अब जब अल्फा और बीटा ये निकल गए, हमारे निकलते हैं, अब एक आती है सीरीधारा 4, सीरीधारा 4 नियम। देखिए सीरीधारा 4 नियम, मैं आपको इसमें कभी नहीं पूछा जाता कि आप इसका डेरिवेशन करो, मैं डायरेक्ट आपको सीरीधारा 4 नियम डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं। इसको जब मैं अब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाऊंगा तब उसमें सीरीधारा 4 का आपका डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है। तो सीरीधारा 4 नियम एक हमारा लागू होता है, एक्स जब हमारा, देखिए ये नियम आखिर लगाया क्यों जाता है, जैसे मान लो मैं अगर दे दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, क्या इस समीकरण का फैक्टर करना पॉसिबल है। जब कोई समीकरण का फैक्टर पॉसिबल नहीं किया जा सकता तो हमारे दादा साहब बैठे हैं सीरीधारा 4 के नियम द्वारा हम x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं, इसीलिए सीरीधारा 4 नियम बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, x की किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, y होता तो वो यहाँ पे y लिखते, क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस आ गए, प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस है, 2 चिन्ह है, ठीक है, क्या है प्लस और माइनस। तो एक बार जो x का मान होगा वो प्लस में होगा, b स्क्वायर -4ac, 4ac है यहाँ पे भैया, ठीक है, 4ac/2a, और एक जो मान होगा वो -b
माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये होते हैं हमारे विविधकर सीरीधाराचार नियम। अब यहाँ पे एक शब्द आता है, क्या है, देखिए 4b² माइनस 4ac। ये b² 4ac को यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखते हैं, b² 4ac को, सॉरी यहाँ पे लिख गया, मैं इसको डस्ट करूंगा तब आगे बढ़ता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लिए हैं। अब सीरीधाराचार नियम याद रखिएगा, b² 4ac, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कॉन्सेप्ट। आगे मैं अब मूल के प्रकृति यहाँ पे शुरू करूंगा। तो देखिए जो होता है b² माइनस 4ac, एक शब्द यहाँ पे एक समीकरण आया, इसको बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर, इसी को हम डोनेट करते हैं डी से, या कहें डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये 3 फार्मूले मैंने लिखवाया, एक ये फार्मूला और 2 ये फार्मूले और एक ये फार्मूला, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, विविक्त कर b² माइनस 4ac बराबर डी, इसको हम विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर जान लिए। अब डालिए आगे, एक आगे हेडिंग अब मैं लिखवाता हूं, बेहद महत्वपूर्ण हेडिंग है, समीकरण का मूलों से, ये डालिए जो मैं डलवा रहा हूं, मूलों से समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण ज्ञात करना, ज्ञात करना। अब देखिए मान लीजिए हमारे 2 मूल थे, कौन कौन से थे, अल्फा और बीटा, 2 मूल दिया है। मान लीजिए 2 मूल की वैल्यू कुछ दे दिया और हमको समीकरण निकालना है। तो समीकरण का सूत्र होता है, लिखिएगा मेरे साथ, x², समीकरण जो होगा, समीकरण लिखो, होगा x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर 0। ठीक है, ये होती हैं मूल, ये समीकरण बनाने का फार्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, या इसी को कह देते हैं x² माइनस मूलों का योगफल, मूल कितने हैं 2, तो ये अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। और देखिए अल्फा प्लस बीटा मैं पीछे अभी लिखवा चुका हूं, यहां से क्या निकलते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेंगे, माइनस b/a इंटू x प्लस c/a बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा अभी मैं लिखवाया था पीछे, माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ये हमारा फार्मूला एक और बनकर तैयार हो जाता है। 2 मूल दिया हो और समीकरण निकालना हो तो दोनों को मूल का योग और दोनों इंटू x और दोनों का गुणनफल बराबर 0 के होता है। ये हमारा द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है। मूल दिया हो, समीकरण निकालना हो, इस फार्मूले को करके हम निकालेंगे। अब डालिए, आगे चल के डालिए मूलों की प्रवृत्ति, मूलों की प्रवृत्ति। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण अब हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, इनको लिख लीजिएगा। अब डालिए मूलों की प्रवृत्ति। ठीक है, मूलों की प्रवृत्ति डालिए, मूलों का लक्षण वो एक ही होता है, मूलों का लक्षण या प्रवृत्ति, जो भी प्रकृति लक्षण। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं अभी तक बताया कि b² जो होता है, b² क्या होता है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये हमारा क्या होता है, विविक्त कर होता है। जब हम किसी मूल का लक्षण निकालेंगे, जब हम किसी मूल की प्रकृति बात करेंगे, तो उसमें
विविक्तकर से ही हमको मालूम पड़ता है कि हमारे मूलों के लक्षण क्या होंगे, इसी से हम पूरा फाइंड आउट कर पाते हैं। दिख रहा है या नहीं एक बार कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अब देखिए हम 3 प्रकार से मूलों के लक्षण फाइंड आउट करेंगे। मेरे साथ नोट जरूर आप बनाते जाइएगा, मैं पहले ही इसीलिए शुरुआत में बोल देता हूं इस बात के लिए। ठीक है, क्या होता है कि अगर डी की वैल्यू, या डी है, डी की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा हो तो अलग प्रवृत्ति होती है, 3 मान मिलेंगे। यदि डी की वैल्यू 0 के बराबर अगर आती है तो अलग मान होगा, डी की वैल्यू 0 से कम होती है तो अलग प्रवृत्ति होती है। ठीक है, यदि 0 से, देखिए यदि 0 से ज्यादा अगर वैल्यू आ रही है, डी की 0 से ज्यादा है, तो इसमें 2 मान मिलते हैं, 2 पूर्णांक होते हैं जिसको बोलते हैं, मेरे साथ आप लिखते जाइएगा, एक होता है डी बराबर पूर्ण वर्ग अगर होगा, पूर्ण वर्ग, देखिए अभी लिखते जाइए शांति से, आगे चल के आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। पूर्ण वर्ग होगा, दोनों मूल अलग अलग, यदि पूर्ण वर्ग अगर हुआ तो दोनों मूल अलग अलग होंगे, दोनों मूल अलग अलग, अलग अलग और वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, यदि d बराबर, लिखते जाइएगा, d बराबर डज नॉट इक्वल पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग अगर नहीं है, पूर्ण वर्ग अगर नहीं है, ठीक है, तो दोनों मूल संयुग्मी 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 अपरिमेय अपरिमेय संयुग्मी अपरिमेय वास्तविक होंगे। ठीक है, दोनों में वास्तविक ही मिलते हैं। जब हमारा डी विभाजकर हमारा 0 से बड़ा होता है तो दोनों सिचुएशन में वास्तविक मान ही मिलेंगे, काल्पनिक मान नहीं मिलते, लेकिन दोनों में अलग अलग होंगे, या पूर्ण वर्ग होगा या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो दोनों मूल, यहां पे लिखिएगा, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो यहां पे लिखो दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर। ठीक है, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? हाँ, और दोनों मूल बराबर लिखेंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं एक बार जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है, अब जब d की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से छोटी होती है तो दोनों मूल, यहां पे लिखिए, दोनों मूल काल्पनिक, दोनों मूल काल्पनिक संयुग्मी होंगे, संयुग्मी होंगे। ठीक है, होंगे। इस प्रकार से इनको किया जाता है, या कहें p प्लस आई क्यू, p माइनस आई क्यू, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, या और यहाँ पे जो मान होंगे दोनों मूल बराबर होंगे तो इसको कह देते हैं हम, क्या कहेंगे, x बराबर माइनस बी बाई अपॉन 2a। ठीक है, इस प्रकार से ये मान प्राप्त होते हैं। अब हमारे को आगे चल के अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये हमारा विविधता तक था, लक्षण थे, हमने लक्षण देख लिया, पूरा A to Z जो भी हमारी थ्योरी पार्ट थी वो हमारी अब खत्म हो चुकी है। आगे चल के जो भी थ्योरी अब मिलती है मैं उसको जरूर करवाता जाऊंगा। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन की अब शुरुआत करेंगे, आप इनको नोट डाउन कर लो। चलिए, मैं क्वेश्चन, कहाँ गया डस्टर, चलिए देखिए,
द्विघात समीकरण। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूं। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं आपको कि मैंने क्या क्या आपको बता चुका है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पढ़े थे चर संख्याएं। तो आप चर संख्याएं जब पढ़ते हैं तो चर संख्याएं किसे कहते हैं? वो संख्याएं जिनके मान परिवर्तनशील होते हैं उनको चर संख्याएं कहते हैं। अचर संख्याएं क्या होती हैं? जिनके मान अपरिवर्तनशील होते हैं उनको अचर संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं समीकरण क्या होते हैं? समीकरण वह संख्या को कहते हैं, उसको कहते हैं जिनमें चर और अचर दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, उसको समीकरण कहते हैं। एक घात समीकरण या एकल समीकरण क्या होता है? जिसमें x की घात 1 होती है उसको एकल समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें x की या चर की घात 2 होती है उसको दो घात समीकरण कहते हैं। त्रिघात जिसमें चर की घात 3 होती है उसको त्रिघात समीकरण कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने विविधकर का सूत्र क्या होता है। तो आपको विविधकर का सूत्र मैंने बताया था, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। श्रीधराचार्य सूत्र नियम क्या होता है? तो श्रीधराचार्य का नियम होता है x बराबर माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी को प्लस माइनस में डिवाइड करते हैं। और इसके बाद हम आते हैं मूलों के लक्षण में। मूलों के लक्षण में कैसे? यदि d का मान 0 से कम होता है, 0 से छोटा होता है तो उसके मान काल्पनिक अधिकल्पित होते हैं। 0 से बड़ा होता है तो उसके मान वास्तविक होते हैं, संयुग्मी होते हैं। और तीसरा आता है d बराबर 0 होते हैं, अगर होता है विविधकर का मान तो उसके मान समान और बराबर होते हैं। ठीक है, ये तीन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब इसे में क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3x स्क्वायर क्या है क्वेश्चन? 4x प्लस 1 बराबर 0, 4x प्लस 17 बराबर 0 में मूलों के लक्षण बताइए। मूलों के लक्षण बताइए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको फर्स्ट जल्दी करो, जल्दी जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 बराबर 0 में मूलों के लक्षण बताइए। लक्षण बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दोनों क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। मैं चलिए अब देखिए, जब मूलों के लक्षण की बात करते हैं तो हम मूलों के लक्षण कहाँ से निकाल पाते थे? अभी तक आप देखे होंगे कि हम d बराबर क्या रखते थे? d बराबर या तो d से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा होगा d, या d 0 के बराबर होगा, या d 0 से छोटा होगा। अब तीनों में फाइंड आउट करते हैं। अब d को ही हम निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 17 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम एक समीकरण से करेंगे जो हमारा महारथी समीकरण है। वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी? a बराबर 3, b बराबर क्या निकलेगा? -4, c बराबर क्या निकलेगा? 17। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? विविक्तकर। विविक्तकर कैसे? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अब हम यहाँ से निकालेंगे। तो b क्या दिया है? b क्या दिया है? 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 3 क्या दिया है? 3, a दिया है 3, c दिया है 17 गुणे 17 कितना आ जाएगा बोलो? इसका कैलकुलेशन करके मुझे बताइए। तो 16 माइनस 17 51 204 कुछ होगा। हाँ 204। अब 204 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 16 में से 204 गए तो -88। अब देखिए माइनस डी का मान क्या आया? माइनस में आया, इसका मतलब 0 से कम होगा। 0 से कम होगा तो 0 से कम के लिए वैल्यू क्या होती है? ये मैंने अभी लिखवाया था। इसका मान क्या बताया था मैं? काल्पनिक क्या होंगे इसके मान? काल्पनिक, काल्पनिक अधिकल्पित, अधिकल्पित, अधिकल्पित होंगे। ठीक है, काल्पनिक, अधिकल्पित और संयुग्मी क्या होंगे? संयुग्मी। ठीक है, इस प्रकार से इनका हम लक्षण पहचानते हैं। दोनों का इस प्रकार लक्षण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसी प्रकार से अब तुलना करेंगे तो अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac।
ठीक है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू है जो x का मान होता है, x का जो गुणांक होता है, x बराबर क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a क्या है, a कहाँ पे दिया है, a दिया है यहाँ पे 1 है, क्या है 1। c का मान क्या है -7 तो 64 प्लस 7 त्रिक 21 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप जानते हो। तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा बोलो, ओ सॉरी 7 चौक 28, ठीक है, करिए प्लस का 28, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, लेकिन ये क्या आएगा प्लस में आएगा, d बराबर प्लस में आएगा, ठीक है। प्लस में जब आएगा तो आप कहोगे इसके मान होंगे वास्तविक। वास्तविक अभी देखो मैं जितनी पीछे नोट लिखवाया है उसी से ये मान निकल के आ रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पूरे जो भी एग्जाम्स में आएंगे इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें लक्षण पूछ लेता है, आपको निकाल के बताना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे। वास्तविक, असमान, असमान और संयुग्मी, ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करते हैं। आगे क्वेश्चन और मैं देता हूं, और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लिखिए, मैं ऊपर क्वेश्चन और देता हूं। मैं लक्षण ही अभी मैं पूछूंगा, ढेर सारे इसके क्वेश्चन करवाता हूं। 4x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 9x प्लस 17/4 बराबर 0 में लक्षण क्या होगा, लक्षण बताइए, मूल का लक्षण बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख गया, इसको भी मैं बदलता हूं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 में विविक्त कर बताइए, विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर क्या होगा, ये लो दोनों के। अब देखिए दोनों का क्वेश्चन अब फिर हम करते हैं। इसका मूलों का लक्षण क्या होगा, तो d बराबर क्या होगा, d बराबर क्या आ जाएगा 9 b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac 4 गुणे 4 गुणे माइनस है 17/4, ठीक है। देखिए माइनस यहाँ पे माइनस होगा ना, ऐसे कर लिया करो, -17/4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 से 4 कटा 17 होगा। देखिए 81 प्लस 17 और ये 4 68। तो देखिए ये जब प्लस में आया तो अभी जब प्लस में ही वैल्यू आएगी, यहीं तक आप करिए, कोई जरूरी नहीं आगे जोड़ने घटाने की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक, असमान, असमान और संयुग्मी, दोनों ये मान निकलेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका विविक्त कर बताइए, विविक्त कर इसका क्या होगा। आज पूरा इसमें हम कवर करने वाले हैं, पूरा A to Z जो भी क्वेश्चन पूरे हम इसमें कवर करेंगे। विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर का सूत्र भी बताया है कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसी में ये फार्मूले में रख दो, तो b स्क्वायर 9 माइनस 4 ac a 4 गुणे c क्या होगा 2, क्या हो जाएगा 9 16 32, 32 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 32 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा बोलो 23, ठीक है। तो d बराबर -23, आंसर क्या हो जाएगा d बराबर -23। इसी में देखिए विविध कर पूछा है, विविध कर के आगे हम यहाँ तक विविध कर तो निकाल रहे थे ना, फिर वो लक्षण पूछ लिया, तो आगे चल के विविध कर और लक्षण बताओ, तो दोनों क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, विविध कर प्लस लक्षण भी बताओ। तो आगे हम विविध कर तो निकाल लिए, अब इसका लक्षण क्या हो जाएगा बोलो, काल्पनिक और संयुग्मी, बस हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इनको करते हैं, नोट करो। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, चलिए मैं आगे भी बढ़ता हूं। इसमें मेरे साथ करते जाइएगा, आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आप मेरे साथ देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है p प्लस क्यू, क्यू है p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस p माइनस क्यू बराबर 0 का विविक्त कर बताइए,
अब देखिए मैं पूरे सीट से ही करवा रहा हूँ, पूरे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। ठीक है, विविक्त कर बताइए, ये विविक्त कर ही इसका पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन लिखता हूं, नेक्स्ट है यक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू यक्स प्लस पी क्यू में एक्स का मान बताओ, एक्स का मान बराबर क्या होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं, बताओ। पहले किया करो, मुझसे पहले आप करने का प्रयास किया करो, इसके बाद मैं जो करवाता हूं उसको करने का फिर उसके बाद देखा करो, पहले आप खुद प्रयास किया करो। ठीक है, अब देखो इसका विविक्त कर क्या होगा, तो d बराबर बी स्क्वायर, मैं b डायरेक्ट लिखता हूं, b क्या हो जाएगा यहाँ पे b, देखो अब हम तुलना करते हैं ना, तो ए एक्स स्क्वायर किससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखिए b का मान क्या होगा, पूरा 2p होगा, 2 बस मत लिख देना, a का मान क्या होगा p प्लस क्यू पूरा होगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी मतलब 2p स्क्वायर, ठीक है माइनस में, ठीक है माइनस 4ac, ac का मतलब p प्लस क्यू, अब p माइनस क्यू, ठीक है क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस a प्लस बी ए माइनस बी, ये आप फार्मूला जानते हो ना, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मल्टीपल अंदर कर दो तो 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर माइनस प्लस 4q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर कटा तो 4q स्क्वायर, d का मान विविक्त कर का मान आ गया 4q स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू पी क्यू में एक्स का मान बताओ। तो देखिए अब इसमें हमें मालूम नहीं है कि एक्स का मान कैसे निकल सकता है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना, ये एक्स का मान बताओ, तो इसको आप बहुत से ऐसे लोग करेंगे कि इसका पहले अंदर गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करके दोनों को आपस में बंटवारा करेंगे, मतलब एक कॉमन लेंगे, फिर इसके बाद इसको करते हैं। लेकिन नहीं, ये बात ध्यान दीजिएगा, इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। विविक्त कर अभी हम पढ़ रहे हैं तो विविक्त कर से करेंगे, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन आता तो हम नॉर्मल तरीके से भी इसको कर सकते थे। ठीक है, ये बराबर 0 यहाँ पे है, ठीक है भैया, यहाँ पे 0 लगा लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे विविक्त कर से लगाते हैं। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको निकालते हैं एक्स का मान, एक्स स्क्वायर प्लस इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स, गुणा कर दिए, एक्स का अंदर गुणा किया मैंने। ठीक है, p और q बराबर 0। अब देखिए इसमें x और x का कॉमन ले लो, इसको x और x का कॉमन ले लो, तो x का कॉमन ले क्या आ जाएगा x प्लस p प्लस इसमें q कॉमन ले लो तो x प्लस p बराबर 0। अब देखिए x प्लस क्यू x प्लस p तो क्या आ गया x प्लस q और x प्लस p, दोनों से और कॉमन ले लो x प्लस p बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस क्यू, x बराबर आ जाएगा माइनस p। देखिए ये तो हमारा एक नॉर्मल हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन, इससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन विविक्त कर से भी इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए दो झंझटों में पढ़ने से अच्छा है कि जो हमारा इजीली है, हमें देखिए कोई गणितज्ञ बनना नहीं है, जो हमारा इजी मेथड है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को विविध कर से मत लगाइए, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। अभी भी हम जैसे विविध कर पढ़ रहे हैं, मैं उससे भी लगवा देता, लेकिन उससे नहीं लगाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ब्रॉड आपको एडवांस घुसेड़ने की कोशिश करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, हम इजीली तरीके से इसको कर पा रहे हैं, वही हम लोग करेंगे। तो हम क्या किए कि x का अंदर मल्टीपल किए और डायरेक्ट इस प्रकार से x के दो मान हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन इसमें बढ़ाते हैं।
अब आते हैं समीकरण में। मान लीजिए द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल 7 और 5 दिए हों। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल्य, इसमें वो वही है जिसके मूल्य L प्लस M L माइनस M दिया हो। ठीक है, इस प्रकार से। इसको देखो अभी मैं बताया कि समीकरण का मूल्य जब समीकरण निकालना हो, मूल्य दिया हो तो क्या करते हैं, एक हमारा फार्मूला होता है x स्क्वायर। समीकरण बनाने का क्या होता है फार्मूला, समीकरण यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों मूलों का योग इंटू x प्लस दोनों मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, तो यहीं पे अब हम रखेंगे तो दोनों का देखिए, ये होता है 7 और 5 दिया है, तो ये होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 12, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 35, 35। यहीं पे ये मान दोनों पुटअप कर देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स प्लस 35 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, दोनों समीकरण का दोनों मूल्यों का समीकरण प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा में एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, एम से एम कैंसिल बराबर 2l। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा को देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर दोनों का। अब हम फार्मूले में रखेंगे तो समीकरण इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो बनेगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा 2lx प्लस अल्फा इंटू बीटा यल स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बराबर 0। यह हमारा समीकरण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको या इस टाइप में लिख दो, या दोनों को आपस में कोष्टक में भी लिख सकते हो। आंसर कुछ इस प्रकार का भी देगा या इसी प्रकार का देगा, कोई इसमें डिफरेंस दोनों में क्वेश्चन में आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन दे सकते हैं, लिखो आंसर। आगे मैं कुछ और बढ़ता हूं। ठीक है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, मैं अभी करवा रहा हूं। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अपने डिफिकल्ट क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, ये अब समीकरण हो गया। मैं और दे रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में मूलों का गुणनफल तथा योगफल बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 5x स्क्वायर प्लस 3x बाई 2 प्लस 3 में बराबर 0 में 0 है, ये सब में है, में दोनों मूलों का गुणनफल एंड योगफल, इसमें भी बताना है, योग बताइए। दोनों मूल्यों का गुणनफल और दोनों को आपस में बताना है, दोनों को आप बताइए। ठीक है,
अब मैं यहीं से बढ़ने का प्रयास करूंगा, क्वेश्चन में नेक्स्ट लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे लेवल। इसमें जब गुणनफल और योगफल पूछा तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो ax² से a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5। मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो आप कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, गुणनखंड होता है, और योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। लेकिन मैं अभी बताया था कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे c/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, योग क्या होता है, तो -b/a। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू रख दो, c/a का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/2, यह गुणनफल आ गया। योगफल क्या होगा, -b/a -3/2, ये आ गया हमारा योगफल। ठीक है, मैं अभी पीछे इनको दोनों को लिखवा चुका हूं कि दोनों का योगफल क्या होगा, गुणनफल होगा c/a, योगफल होगा -b/a। इसी प्रकार इन क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो यहाँ पे a बराबर क्या है, 5 है, b बराबर क्या है, 3/2 है, c बराबर क्या है, 3 है। दोनों गुणनफल सबसे पहले ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा c/a बराबर, c/a का मतलब c का है 3, अब देखिए 2/3, 3/2 है तो 3/2, अब 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 बराबर 6/3, या 3 से 3 काट दो तो बराबर 2/1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 आ गया, 1 लगाओ या ना लगाओ। योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b/a का मतलब, सॉरी, एक मिनट गलती होगी मेरे भैया, गलती हो गई, माफ करना। ये देखिए c 3 है और a का मान 5 है, तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, अब b के मान यहाँ पे अलग है, b है 3/2 तो -3/2, a का मान 5 है तो 5 आएगा -3/10। इस प्रकार से इनको करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, संशोधन आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे मैं देखिए हर एक क्वेश्चन 2-2 करवा रहा हूँ, 2-2 हर एक टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। आगे मैं अब फिर क्वेश्चन बदलता हूँ, फिर आप आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 5 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। x² प्लस बीटा स्क्वायर, लिखिए इसको। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ जाएं तो इसमें आप कॉन्सेप्ट एक ही इलाज है। अगर उस एंटीबायोटिक को आप भूल गए तो आप इस क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बात याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे जो भी होगा, लेकिन उससे पहले हम इस फार्मूला जो हमारा दिया है इसको तोड़ेंगे। क्योंकि देखो हम अल्फा तो डायरेक्ट इससे निकाल नहीं सकते और बीटा तो अलग निकाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सबसे पहले फार्मूला खोलेंगे। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का जब हम फार्मूला खोलेंगे तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या यही फार्मूला अगर हम इसको खोल दें क्या ये मिल जाएगा,
तो आप कहोगे बिल्कुल मिल जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या होता है, माइनस 3 बाई ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 2 माइनस 3 बाई 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 5/a मतलब 2 बराबर 5/2। अब दोनों की वैल्यू वहाँ पे रखेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा का क्या है, 2 गुणे 5/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल, 9/4 माइनस 5, दोनों को आपस में जोड़ घटा लो, जो भी आएगा इसका ये मान हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे सॉरी ये क्यूब है, क्यूब दिया है, ठीक है, क्यूब है दोनों। तो देखिए जब ये क्यूब में आ जाता है तो क्यूब में ये देखिए इसकी एंटीबायोटिक क्या है, ये है मेन फार्मूला, ये है। जैसे इसको इस प्रकार से तोड़े हैं, इसको भी इसी प्रकार से हम तोड़ेंगे। तो ठीक है, तो इसको अब देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, बोलो, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। क्या ये फार्मूला सही है हमारा, बोलिए भैया, बोलो। देखो ये हमारा फार्मूला कहीं ना कहीं बैठ गया, सही है। ठीक है, अब मैं आपको बात बता दूं, जब द्विघात समीकरण में इस प्रकार के तो हमको प्लस और गुणा में ही सोचना है, यानी ये प्लस देखिए हमने सोचा और यहाँ पर भी ये प्लस हमने सोचा, दोनों प्लस और प्लस प्लस में ही हम सोचेंगे। ठीक है, अब आगे चल के इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ यार, आप कम टीचर हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, माइनस बी अपान ए माइनस 5/2 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 4/2 और गुणे फिर प्लस का क्या होगा, प्लस का होगा माइनस बी अपान ए माइनस 5/2 माइनस 5/2। अब देखिए 2 से 2 4 होता है, 4 गया, यहाँ से कितना होगा 125/8 माइनस प्लस 15। ठीक है, अब 125 प्लस 15, 15 8 120, क्या हो जाएगा 125 प्लस 120/8 मतलब 245/8। अब 245/8 अगर कट रहा है तो ठीक, नहीं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे और मैं बढ़ाता हूं, इसको आप नोट डाउन करिए। दोनों को नोट डाउन करो और आगे चल के फिर मैं और करवाता हूं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, नोट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से बाद में भी आप नोट कर लिया करो। ठीक है, आगे मैं करवाता हूं इसमें। उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करो जिसका एक फैक्टर दिया है, एक मूल्य क्या दिया है, एक मूल्य दे दिया है इसमें 4 प्लस √5, 4 प्लस √5 दिया है हो। ठीक है, दूसरा दिया है, दूसरा क्वेश्चन है, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करो जिसका एक मूल्य, सेम वही लैंग्वेज है,
इसका एक मूल्य, सिर्फ मूल्य बदलेगा, मूल्य p प्लस आई क्यू दिया हो, p प्लस आई क्यू दिया हो। अब देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि दो मूल दिया है तब हम समीकरण निकाल पा रहे थे। अब हमारा एक ही मूल दिया है, अब समीकरण कैसे निकालोगे बोलो। तो देखो, जब एक ही समीकरण दिया हो और एक नहीं दिया हो, तो मैं अभी मूलों के लक्षण में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब एक मूल हो तो उसका एक दूसरा मूल जो होगा संयुग्मी होगा। आप देखे भी होंगे, जैसे मान लो मैं एक समीकरण दे दूं a प्लस आई बी, तो एक मूल अगर ये है तो दूसरा मूल होगा a माइनस आई बी। ये आप ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा अल्फा बराबर हमको अगर दिया है 4 प्लस रूट 5, तो हम अपने आप बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट 5। समझ रहे हैं। अब समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, समीकरण अगर हमको बनाना है, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का अल्फा इंटू प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो देखिए, प्लस भी चाहिए, गुणा भी चाहिए, तो यहीं से हम प्लस और गुणा दोनों को निकाल लें। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो। तो देखो, प्लस प्लस में घटेगा तो 5 से आपस में घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 5 अल्फा इंटू बीटा, ए डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी का, तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, मेरी बात सही समझ में आ रही है या नहीं। यहाँ पे अब हम वैल्यू रख देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस की वैल्यू क्या है 8x प्लस 11 बराबर 0, या कहें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 बराबर 0। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आप करिए। कैसे करेंगे, सेम यही इक्वेशन का फार्मूला लगेगा, एक मूल है, दूसरा मूल हमको बनाना है। एक बराबर दिया है आई क्यू पी प्लस आई क्यू, और दूसरा हम अपने से बनाएंगे बीटा p माइनस आई क्यू। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ लो और घटा लो, तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा p प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर p प्लस क्यू आई क्यू प्लस p माइनस आई क्यू। ठीक है, तो आई क्यू कट गया तो वह 2p। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर p स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। अब दोनों को समीकरण में रख दो, यक्स स्क्वायर इक्वेशन बन जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस प्लस निकाले थे हम जोड़ दोनों का 2p इंटू यक्स प्लस p स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर बराबर 0। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। नोट करो। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए या नहीं बोलिए। देखो, आज हम अब यहीं तक आप क्लास रखेंगे। ठीक है, शेष द्विघात समीकरण में अब जो भी क्वेश्चन हैं लगभग आपके फंसने वाले नहीं हैं। यहीं तक आज हम क्लास रखते हैं, इसके आगे और हैं क्वेश्चन, अभी काफ़ी हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय भी हो रहा है। तो इस क्लास में आप जो भी मैं क्वेश्चन करवाया हूँ आप कितना सीखें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और एक नोट में अपना नोट बुक जरूर इससे तैयार कर लेंगे। ठीक है, शेष ऐसे ही क्लासेस आती रहती हैं, और मैं देखिए वैकेंसी का भी अपडेट आपको देता रहता हूँ। तो इस चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, शेष मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद मैं देखता हूँ स्टैटिक्स क्या लेना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाना है, जो भी होगा आपकी क्लास लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज क्लास समाप्त करते हैं, और शेष इस क्लास में पूरा A to Z पूरा कंटेंट आप लिख लीजिएगा, ये आपसे मेरी विनती है। ठीक है, और साथ में यही क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।